नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। दिन भर दिवाली मनाई गई, जश्न मनाया गया। कांग्रेस जिस तरह से रुझान आए इसको लेकर गदगद नजर आई। अब ऐसे में बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं। रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की बात करें तो 136 सीटें, वहीं बीजेपी को 64 सीटें जिस पर वो आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीएस जो कि किंग मेकर की भूमिका में अक्सर रहती है, इस बार 20 सीटों पर अभी आगे चल रही है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी और कर्नाटक जीत पर पीएम ने कांग्रेस को बधाई दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत और कांग्रेस ने 123 का जो जादुई आंकड़ा है वो छू लिया है। कांग्रेस की 13 सीटों पर लीड होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। 107 सीटों पर बम्पर जीत कांग्रेस को मिली और अब 136 सीटों से आगे चल रही है कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी। बीजेपी 64 सीट से आगे चल रही है। जेडीएस की बात करें 20 सीट से आगे और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। अन्य की बात करें तो 4 सीट से अन्य आगे चल रही है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता गदगद नजर आए। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी को भी आपने सुना कि मोहब्बत की दुकानें खुली है। कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं आज का चुनाव और आज का जीत, ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रख के उन्होंने हमको वोट दिया है, खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो ओबीसी के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना आपने, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी सुना। अब ऐसे में राहुल गांधी को जब ये कहते हुए सुना गया कि मोहब्बत की दुकानें खुली है, 5 गारंटी का जो वादा उन्होंने चुनाव प्रसार में किया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। यानी उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में इन 5 वादों को पूरा किया जाएगा। वाकई कर्नाटक में आज जिस तरह से
बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस से छुआ है, इसको लेकर अब कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो चुनाव कर्नाटक में हुआ है इसका असर सीधे सीधे 2024 लोकसभा चुनाव पर होगा। हमारे साथ खास दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, जल्दी से मैं उनका परिचय आप तक पहुंचा दूं। रत्नेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, और इन लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बीजेपी का जो ये हश्र हुआ वो क्यों, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी। सबसे पहले अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर बीजेपी की बात करें, इस बार तो 64, पिछले साल जो पिछला चुनाव रहा उसमें 104 सीटें बीजेपी को मिली थी। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया है। जी, अंतर तो है, और मैं कांग्रेस को बहुत मुबारकबाद देता हूं उनकी पूर्ण बहुमत की जो सरकार आई है कर्नाटक में। मुझे लगता है कि हालांकि ये असेंबली इलेक्शन था, इसका 2024 से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर चुनाव, जो पॉलिटिक्स हुई, जो वोटिंग हुई है, वो मूलभूत लोकल मुद्दों पे हुई है, जो बार बार कांग्रेस ही बोलती रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी जरूर है, बट ये समझना कि ये इनके लिए 2024 की रणनीति तैयार करेगी, अभी मुझे लगता है कि वो दिल्ली बहुत दूर है इनके लिए। तो दिल्ली बहुत दूर है इनके लिए, और अब ऐसे में जिस तरह से ये जो जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस को, अब तो कल विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद आज से ही जब शुरुआत हमने देखा कि जब अच्छी खासी सीट जो है वो कांग्रेस को मिल रही थी अश्विनी जी, तो उसके बाद से ही विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट किया गया, बेंगलुरु में होटलों में रखा गया। तो ये जो रणनीति कांग्रेस ने स्टार्टिंग से अपनाई, इस बार इस रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? जी, कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक डाउट है कि कहीं उनके विधायक टूट न जाएं, और मुझे लगता है कि उनका ये जो डाउट है वो वाजिब भी है। कांग्रेस में अगर हम देखें तो दो शीर्ष नेतृत्व हैं, डीके शिवकुमार जी और सिद्धरमैया जी। मुझे लगता है कि भले वो कैमरे के सामने एक दूसरे के साथ बड़ी रोजी पिक्चर में दिखें, बट कहीं ना कहीं उनका आपस में भी जो गठजोड़ है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनौती अभी सरकार बनाने में भी बहुत बड़ी रहेगी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो डीके शिवकुमार जी हैं, जिन्होंने ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को बहुत प्रचंड बहुमत दिलाई है, वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में रहेंगे। सिद्धरमैया जी पहले से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन दोनों में से किसको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए। अगर डीके शिवकुमार को बनाते हैं तो मुझे लगता है सिद्धरमैया जी कहीं कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जो कांग्रेस के हित में ना हो। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, कांग्रेस की इस जीत को लेकर सबसे पहले आपका रिएक्शन, फिर आखिर हार की वजह बीजेपी की क्या रही है, उन कारणों को भी हम समझेंगे। कांग्रेस की ये जीत जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़े मायने रखती है। जो कांग्रेस लगातार जो है रिसीविंग एंड पे थी, और उसको जो है उसको खत्म होते हुए माना जा रहा था, इसने कर्नाटक चुनाव में ये दिखा दिया है कि कांग्रेस की जो कमजोरी थी वो संगठनात्मक कमजोरी थी, उसका संगठन कर्नाटक में कांग्रेस। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। और उस लाभ में आप लोगों को भी निश्चित रूप से इसका जो लाभ हुआ है, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये विचार जरूर आया होगा कि अगर ऐसा लाभ समय पर न मिलता तो शायद इस संकट के कारण से कितनी बड़ी हानि हो सकती थी। आपने उसका लाभ उठाया है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने उठाया, अच्छी बात है। आप अपने आसपास के और लोगों को भी, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको ये बताएं कि कभी भी ऐसे संकट के समय हम 112 डायल करके और उस संकट को दूर कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो इस लाभ के पाने वाले आप सब लोग, जो मैंने बताया कि लगभग 15 लाख लोग हैं, अब मैं आज उन सब लोगों से आपके माध्यम से बातचीत करना चाह रहा हूं कि आपको इस व्यवस्था में कहीं कोई कठिनाई आई हो, कोई समय पर आपको गाड़ी नहीं पहुंची है, या किसी प्रकार का आपका नया कोई सुझाव है जिसको हम और अच्छी इस व्यवस्था को करने में उपयोग कर सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए आपसे मैं अब चर्चा करूंगा, और उस चर्चा में आप अपने मन की बात हमको बताएंगे, और इस बात को हज़ारों लोग अपने स्थानों पर टेलीफोन से सुनेंगे। हमारे अधिकारी जो 112 की व्यवस्था को देखते हैं वो भी सब इसको सुनेंगे, और किसी प्रकार के आपके सुझाव का उपयोग होगा तो ज़रूर हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए, आपके लिए शुभकामना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मनोहर लाल का
और इस जनसंवाद में जो शिकायतें आई हैं, कुछ ऐसी शिकायतें जिनको तुरंत निपटाया गया और इसके साथ ही साथ जो शिकायतें अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द इन शिकायतों को दूर किया जाए, समाधान निकाला जाए, तो जनसंवाद जो है वहां के लोगों के लिए किया गया था। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर भी उनसे समझेंगे कि यहाँ तो बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, यहाँ जबरदस्त तैयारियां बीजेपी ने की जिसका असर भी हुआ। रत्नेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने यहाँ अच्छी खासी तैयारी की जिसका असर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं कर्नाटक में जो तैयारियां थी वो फेल नजर आई। दोनों स्टेट में बड़ा अंतर क्या तैयारियां रही थी कि असर बिल्कुल अलग अलग दोनों स्टेट में बीजेपी का रहा? क्या स्ट्रेटेजी कर्नाटक में उस हिसाब की नहीं बनी या बनाने के बाद भी वो असर नहीं रहा? देखिए, हमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति को अलग अलग परिदृश्य में देखना होगा। जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच मान्य हैं, वही मुद्दे हो सकता है कि कर्नाटक में जनता के बीच ना मान्य हो। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक टेंडेंसी रही है कि वो धर्म आधारित मुद्दे उठाती है चुनाव में, अपने प्रचार में, वो चाहे जिस भी प्रदेश में चुनाव लड़ने जाए। तो अगर आप उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो वहां धर्म का एक प्रभाव देखा जा सकता है। उसका एक बहुत सटीक उदाहरण आपको यूपी के आज निकाय चुनाव में देखने को मिला, जहां पर मुझे जहां तक पता है लगभग 15-16 नगर निगमों पर इनका कब्जा हो चुका है और 100-200 के आसपास नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं इनके कब्जे में। लेकिन अब जब हम कर्नाटक की तरफ जाते हैं तो कर्नाटक का मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ने जो पूरी फील्डिंग बैठाई थी अपनी भाजपा के लिए, वो बड़ी सटीक थी। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार ये दिखाया कि उसका जो एक संगठन के बीच जो मिसकम्युनिकेशन था उसको उन्होंने खत्म किया और जो वहां के लोकल लीडर्स थे उनको विश्वास में लेते हुए पूरे कैंपेन को किया और लोगों तक जुड़े। और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी चले थे कर्नाटक में, वो जनता के बीच गए, जनता से बातचीत की और जब जनता से आप जुड़ते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दिखता है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा, अब मुझे लगता है कि इस चुनाव से एक चीज और निकल के आई है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी का वो रुतबा, वो चेहरा नहीं रहा जो कि आप उनके नाम पे चुनाव जीतेंगे। दूसरा, कर्नाटका में जिस तरह से इन्होंने बजरंग बली की तुलना जो की थी बजरंग दल के लोगों के साथ, तो बजरंग दल के लोग जो थे कर्नाटका में वो क्या कहते हैं हिंसात्मक गतिविधियों में जुड़े हुए थे। तो एक सनातन धर्म को मानने वाला जो वर्ग है वो अब जानता है कि उनके आराध्य को आप अगर अपराधियों के साथ उनका नाम जोड़ेंगे और गुंडागर्दी करने वालों को आप भगवान के साथ जोड़ेंगे तो जनता इसे बेवकूफी मानेगी। और प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी गलती रही, ठीक है, उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी, क्योंकि इसका मुझे लगता है कि नुकसान हुआ है बात। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। खेमचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। क्या कुछ कहेंगे? रत्नेश जी ने जिस तरह से कहा कि जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई वो धरातल पर काम नहीं करता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है और हमारी स्ट्रेटजी कर्नाटक में भी अच्छी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की, हम लोगों ने जाके हर जगह संवाद किया। लेकिन कर्नाटक का एक नेचर है कि हर बार उनको बदलाव चाहिए और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। डिटेल में भारतीय जनता पार्टी सारी स्टडी करेगी और क्या कारण थे और कहाँ भारतीय जनता पार्टी की कमी रह गई जिसको दूर किया जा सकता था। लेकिन जो बात चल रही है कि इसका असर 2024 के इलेक्शन में होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2024 के इलेक्शन में इसका कोई भी असर नहीं रहने वाला। हमने पिछली बार भी देखा था कि 2018 में राजस्थान कांग्रेस ने जीता, मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई थी, छत्तीसगढ़ में उन्होंने सरकार बनाई थी, 3 राज्य सीधा कांग्रेस के पास गए थे। लेकिन और इवन कर्नाटक भी, लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हुआ हर जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। राजस्थान में पूर्ण रूप से सफाया हो गया था, मध्य प्रदेश में 1 सीट बची थी। ये सब दिखाता है कि जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का चुनाव आता है तो लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी को प्रेम करते हैं। और मोदी जी जब कर्नाटक में गए तो लोगों का जो हुजूम उभरा था उसने भी दिखा दिया था कि लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन लोकल जो मुद्दे हैं, तो लोकल चुनाव होता है क्योंकि स्टेट का चुनाव है, लोगों को पता है कि स्टेट के चुनाव से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ना सरकार बनेगी ना गिरेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस को फायदा हुआ है। और मैं कांग्रेस को बधाई भी देना चाहता हूँ। अनुज जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। अनुज जी, बहुत बधाई हो आपको, कांग्रेस 136 पर लीड कर रही है। अब
क्या अब आगे क्या रणनीति आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो कर्नाटक का चुनाव पार कर गए, लोकसभा चुनाव के लिए कितने कॉन्फिडेंस आपके हाई नजर आ रहे हैं? देखिए, कर्नाटक का नतीजे बता रहे हैं कि आगे आगे देश के हालात क्या होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जनता परिवर्तन चाहती है, जनता ने इनको बहुत देख लिया और जनता ने न केवल केंद्र में इनको 2-2 बार सरकार बनाने का मौका दिया, बल्कि देश की ज्यादातर राज्यों में इनको सरकार बनाने का मौका देकर के डबल इंजन की सरकारें चलाई, जो ये डबल इंजन कर्नाटक में भी चुनाव के दौरान अपना प्रचार कर रहे थे। यहां तक धमका रहे थे कि अगर कर्नाटक में बीजेपी हारी तो दंगे करवा देंगे और मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। देखिए, जनता ने अहंकार किसी का स्वीकार नहीं किया है। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद लिया जाता है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल धर्म का चोला ओढ़ करके चुनाव के प्रचार में जाते हैं और अपनी सरकार बनाने के बाद भूल जाते हैं। और जब उन पे कोई प्रहार करता है, इनके धर्म के एजेंडा के ऊपर अगर कोई सवाल जवाब करता है, तो कहते हैं देखिए ये भाजपा पे हमला नहीं है, तो धर्म पे हमला हो रहा है, ये देश पे हमला हो रहा है, देशद्रोही, देश गद्दार और हिंदुओं पे हमला बता देते हैं ये इस तरह की। लेकिन जनता ऊब चुकी है इन तरह की बातों से। खासतौर से कर्नाटक की जनता ने तो दिखा दिया है कि वहां पर धर्म का और नफरत का एजेंडा नहीं चलेगा। इस चुनाव में कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया है कि नफरत हारी है, नफरत को हराया है। और जो दल इस देश में किसी भी प्रदेश में विकास की बात करेगा, जो बेसिक एजेंडा है, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी के मुद्दे होते हैं, जो राजनीतिक दलों पे जिन पे बात करनी चाहिए, जिस पे कांग्रेस पार्टी ने बात की है चुनाव में और उससे पहले भी हमेशा चुनाव में बात की है, जनता ने वापस उसी को स्वीकारा। मैं इसका जवाब खेमचंद जी से लूंगी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये कि आप कह रहे हैं कि धर्म का चोला अब नहीं चलेगा, लोग वाकई समझदार हैं, यूपी में कहां कमी रह गई सर? देखिए, निश्चित तौर पे यूपी का नतीजे चिंता का विषय है और यूपी में अब लगेगा, क्योंकि अब फिलहाल पूरा का पूरा हमारा नेतृत्व का जोर जो है कर्नाटक के प्रदेश चुनाव की तरफ था। यूपी के निकाय के चुनाव वहां पे स्थानीय नेताओं के भरोसे छोड़ा गया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। चुनाव अच्छे से लड़ा गया, चुनाव लड़ने में कहीं कोई कसर नहीं रही, हमारे कैंडिडेट्स को अच्छे वोट मिले और जहां कई जगह पर जीत के भी आए हैं और ज्यादातर जगह पर हम लोग नहीं जीते, इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा वहां बड़ा है। जनता वहां भी चाहती है, धीरे धीरे जनता को वहां पे उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझाया जाएगा कि अब ये नफरत की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, या धर्म के जो चोला उड़ करके जो लोग नफरत का एजेंडा चला रहे हैं, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उत्तर प्रदेश में भी अब विकास की राजनीति, विकास की बात करने वाली पार्टी को मौका देना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, नफरत का चोला पहन के, धर्म का चोला पहनकर ये तमाम बातें जो है अनुज जी कह रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, उनको जीत की खुशी है, अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन घमंड नहीं दिखाना चाहिए। नफरत किसने फैलाई है? धर्म के आधार पर राजनीति हम सब जानते हैं। हमारे संविधान के विरुद्ध जाके 4% उन्होंने मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया। क्यों दिया? क्या संविधान कहता है कि आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दो? आपने नफरत फैलाई, आपने समाज को तोड़ने का काम किया, आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। आपने कहा कि हम बजरंग दल पे बैन लगाएंगे और किससे कंपेयर किया? पीएफआई के साथ। तो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारी टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी है, पकड़े गए के लोग, और आप उनसे कंपेयर करते हो। तो धर्म की राजनीति तो कांग्रेस की है, लगातार की है, और ये कह रहे हैं कि वहां पे नफरत हारी है। नफरत कहीं ना कहीं आपने जो नफरत फैलाई, जिसने फैलाया, उसका जो आपको फायदा मिला है, ठीक है, और आपने जो रेवड़ियां बांटने की कोशिश, उसका फायदा आपको मिला है। तो जल्दी लोग समझ जाएंगे, जिस तरीके से हिमाचल में लोग समझ गए, राजस्थान में लोग समझ गए कि कांग्रेस सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है, वैसे ही कर्नाटक के लोगों को रियलाइज होगा। और 2024 से पहले कांग्रेस जिस तरीके से जीती है, उससे भी बुरी तरीके से लोकसभा इलेक्शन में हारने वाली है। मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ। सर, चैलेंज तो ये भी दे रहे थे कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। खैर, ये तो चैलेंजेस है और ये तो बयान है जो हर नेता, कांग्रेस ने भी यूपी के लिए कहा था कि अच्छे सीट्स जो है वो कांग्रेस निकाल लेगी, लेकिन स्थिति आज के दिन की अलग है। अश्विन जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये स्थिति दोनों पार्टियों के लिए एकदम से 64 पर गिर जाना बीजेपी के लिए, और कांग्रेस का उछाल 80 से 136 तक सीटों का लीड करना, अब आखिरी वक्त में जिस तरह से हमने देखा चुनाव प्रसार का, बजरंग दल, पीएफआई, बजरंग बली, इसके अलावा इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का, इसको किस तरह से हम डिफाइन करें, कैसे समझे कि 80 सीट से 136 तक पहुंचना? कर्नाटक की जनता इस बार क्या समझ चुकी थी कि कांग्रेस यहां तक पहुंची?
जी, मैं खुद 10 साल कर्नाटक में रहा हूं जी, और जी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये कर्नाटक में कांग्रेस की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की हार है। भारतीय जनता पार्टी की हार इसलिए बोलता हूं क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई एक भी मुद्दा आप बताएं इस पूरे चुनाव में हाँ। जो कि एक नेशनल एजेंडा जिसको ये नेशनल लेवल पर जाकर के चुनाव लड़ सकते हो। रही बात जो ये बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेसी मित्र और कांग्रेसी समर्थक पोलराइजेशन की, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पोलराइजेशन तो हमेशा से कांग्रेस करती रही, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो, उसमें एक हमारे हुआ करते थे चर्च के पादरी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जीसस क्राइस्ट इज द ओनली गॉड अनलाइक शक्ति। राहुल गांधी उनके साथ यात्रा करते हैं। सलमान खुर्शीद जी बोलते हैं राहुल गांधी इज लाइक लॉर्ड श्री राम। अब आप बताओ, ये पोलराइज स्टेटमेंट नहीं है तो हाँ। क्या है? बजरंग बली की बात भी पहले किसने की? कांग्रेस ने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को ज्यादा बढ़ावा देती है क्योंकि उनको एक धर्म ठीक। विशेष के एक ग्रुप के स्पेसिफिक वोट चाहिए होते हैं जो अगर पोलराइज ना करे हाँ, तो हाँ। शायद बढ़ सकते हैं। ठीक, और उनकी ठीक। रणनीति इस बार यही रही। 13% वोट जो है कर्नाटक में है, 13% वोट वो था। साथ में एक जो दूसरा DK शिवकुमार जी का समाज आता है जी, जी, लिंगास, ठीक है, वो उनको ठीक है। वोट मिला। जी, बात करें जनादेश 2023 का और कर्नाटक उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव को लेकर, कर्नाटक में 136 सीट से लीड कर रही है कांग्रेस। और अब ऐसे में खास मेहमान जो हमारे साथ बने हैं, जल्दी से एक बार फिर से आपको बता दूं, जो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए जो अनुज हमारे साथ कांग्रेस नेता इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, रत्नेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए 136 सीट्स के साथ तो लीड कर रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा, DK शिवकुमार या सिद्धारमैया? मीटिंग बुलाई गई है और उसमें ही ये तय होने जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के सामने है, क्योंकि शुरुआत में ये लगातार चल रहा था कि सिद्धरमैया जो है कि वो अपना क्लेम जो लगातार बनाए हुए, और उसके बाद लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व ने कुछ समझाया बुझाया तो जो है कि जो शिव कुमार हैं उन्होंने जो है कि अपना नाम उस तरह से नहीं, उसने अपने को पीछे हटा लिया ताकि कोई ये तरह मैसेज न जाए। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से जीती है बहुत ज्यादा, तो निश्चित रूप से ये सवाल उठेगा। लेकिन मुझे लगता है कि DK शिव कुमार की चांस इसलिए बनती है कि उन्होंने काफी मेहनत करी और दूसरा वो कलेक्टिव वोट को जो है काफी एक बड़ी संख्या में वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। और उन्होंने इस तरह की अपील भी करी थी समाज के अंदर कि देखिए वो उसी समाज से आते हैं, तो एक और युवा हैं थोड़े, लेकिन वहीं पे जो है सिद्धरमैया जो है वो ये माने जाते हैं थोड़ा अड़ियत किस्म के व्यक्ति हैं और वो बीच में जो है कुछ जो है परेशानी पैदा कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए ये चुनाव करना। यही दो पीयूष जी, यहाँ पर कहीं ऐसा खेल तो नहीं होगा सीएम डिप्टी सीएम वाला हिसाब किताब? देखिए, अगर बात नहीं मानते हैं तो ये संभावना बनती है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये दिक्कत है, क्योंकि DK शिव कुमार मुझे नहीं लगता कि वो इसमें तैयार होंगे कि डिप्टी सीएम बने वो, और सिद्धरमैया तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो ये बड़ी टेढ़ी खीर होगी कांग्रेस के लिए और निश्चित रूप से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलेगा। इसमें अब देखना होगा कांग्रेस किस तरह से जो है समझदारी से काम लेता है, और जिस तरह से उन्होंने ये बात को सुलझा दिया था और पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान जो है ये बात दब गई थी और सामने नहीं आई है, उसी तरीके से ये भी इनको सुलझाना होगा। क्योंकि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस समय उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लोटस जो है ऑपरेशन लोटस कर सकें, उसका उन्हें फायदा होगा नहीं, नंबर्स इतने हैं कांग्रेस के पास। लेकिन कुछ भी हो सकता है, अगर असंतोष पैदा हुआ, सिद्धरमैया मान लीजिए नाराज हो गए, और चूंकि वो आपके क्या नाम लिंगायत समूह से आते हैं, वहां से आते हैं, और लिंगायत के काफी जो मेंबर्स हैं उनका एक बोलबाला है वहाँ, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को समझना होगा कि आप किसको लेके आते हैं, कुर्सी पे बैठाते हैं, ताकि 5 साल जो है कांग्रेस ने जो 5 वादे किए हैं वो कम से कम वो पूरा कर सके, और दोबारा फिर जो है अगले चुनाव में और खासकर 2024 में वो ये कह सकें कि देखो हमने अगर जीते हम तो हमने अपने वादे भी पूरे किए, इसी आधार पर जनता ने हमें वोट दिया, और उसको लेके जो है आप जनता के सामने 2024 में भी जा सकें।
कि जो कर्नाटक से जो लोकसभा की सीटें हैं वो पूरी की पूरी जो है कांग्रेस की झोली में डाली जाए। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल ये है और कांग्रेस की बहुत समझदारी से काम करना होगा इसमें। और वही नहीं, दोनों को भी, चाहे सिद्धरमैया हो चाहे डी.के. शिव कुमार हो, उनको भी पार्टी के इंटरेस्ट में देखना होगा, न कि अपने अपने इंटरेस्ट में। बिल्कुल, तो पार्टी का भी इंटरेस्ट देखना होगा वाकई, और जनता ने जिस तरह से वोट दिया है इसको भी समझना होगा। अनुज जी, क्या रिएक्शन? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, और कांग्रेस तो हमेशा इन बातों पे बहुत गंभीरता से विचार करती रही है। ये जो पंत साहब ने बोला है उनका बहुत सम्मान करते हैं, और बिल्कुल जो इन्होंने बोला है जनता के भावनाओं के अनुरूप बोला है, और कांग्रेस हमेशा जनता की भावनाओं की कदर करती है, सम्मान करती है। मैं जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आपकी उनकी बात पे ही मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बार बार चुनाव जीतने से पहले और आप चुनाव जीतने के बाद आपने रिएक्शन सुना होगा, क्या आया है। उन्होंने सबने ये बोला कि हम जनता के मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, और जनता की जो भावना है उसी के आधार पर हमारी सरकार चलेगी। जो जनता के मूल विषय है, जो जनता की डिमांड्स हैं, जो जनता की आवश्यकताएं हैं, और जो प्रदेश के विकास के लिए जो निर्णय होने हैं वो सरकार ने जनता के लिए। तो आप राजस्थान में भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी तैयारी, लेकिन जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं जनता पर असर डाल रही है। ये देखिए, जनता पे कोई असर नहीं डाल रही है। राजस्थान की सरकार, चुनाव आएगा तो राजस्थान में आपने दो विषय मुझसे पूछे, राजस्थान के मैं बोलता हूँ। पहली बात तो है कि अंदरूनी कलह नहीं है, ठीक है। निश्चित तौर पे वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी अपना एक अलग लाइन लेके चल रहे हैं, उसके लिए हमारी पार्टी हाईकमान उसको गंभीरता से देख रहे हैं, और उन पे बैठ करके जो भी निर्णय लेना होगा लेंगे। लेकिन जनता के मुद्दे कहीं नहीं कमजोर पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार जनता के मुद्दों पे इतना काम कर रहे हैं कि आप जरा बोलिए, अपने रिपोर्टर आपके राजस्थान में जरूर होंगे, जरा देख के आए, गांव गांव शहर शहर घूम के आए। क्या वजह है कि राजस्थान की जनता बार बार ये कह रही है कि अब की बार फिर से कांग्रेस की सरकार वहां रिपीट होने जा रही है। तो जनता के मुद्दों की कहीं कोई अनदेखी नहीं हो रही है, बल्कि जनता के मुद्दे और गंभीरता से लेने का काम कांग्रेस की सरकार। बड़ी खबर इस बीच बता देते अपने दर्शकों को, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कर्नाटक में सीएम पद की दावेदारी पर हलचल तेज हो गई है, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। डी.के. शिव कुमार के भाई का बड़ा बयान आ चुका है इस पूरे मामले को लेकर। बड़ी जानकारी, मेरा भाई सीएम बने तो मुझे खुशी होगी, डी.के. सुरेश ने कहा है डी.के. शिव कुमार के लिए। कांग्रेस सांसद है डी.के. सुरेश, जिन्होंने कहा कि मेरा भाई सीएम बनता है तो मुझे खुशी होगी। और देखिए, अभी हम यही बात कर रहे थे, रत्नेश जी आपके पास आऊंगी इस चीज को लेकर कि ये कश्मकश जो है वो अब डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया को लेकर हो गई है, और भाई भाई को चाहता है कि वो सीएम बने तो खुशी होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी जो ये टेढ़ी खीर है, इस खीर को कैसे पकाएगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होनी है। बड़ी जानकारी, बैठक में सीएम पद के नाम पर कल चर्चा होगी, और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त, एक तो डी.के. सुरेश ने कहा मेरा भाई सीएम बने तो खुशी होगी, और दूसरा कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी। रत्नेश जी, आवाज जा रही है आपको? रत्नेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आपके मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। ये जो टेढ़ी खीर है ये कांग्रेस कैसे पकाएगी, अब ये कश्मकश है। देखिए, अगर किसी के भी परिवार में ये पूछा जाएगा कि आपका भाई या आपका बेटा सीएम बने तो आपको कैसा लगेगा, तो सभी कहेंगे कि अगर मेरा भाई या बेटा सीएम बनता है तो मुझे अच्छा लगेगा। सभी अपने परिवार के लोगों को ठीक है, रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, कांग्रेस ने 126 का आंकड़ा छू लिया है। ये बड़ी जानकारी, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार, 10 सीटों पर लीड कांग्रेस। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है, कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है कर्नाटक विधानसभा 2023 चुनाव में, और कांग्रेस ने वो जो जादुई आंकड़ा है वो छू लिया है, 126 का आंकड़ा। इसको लेकर अनुज जी के पास कमेंट में लेना चाहूंगी। अनुज जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? फाइनल अब ये खबर सामने आ गई है कि कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। देखिए, इस जीत के लिए कर्नाटक की जनता का हार्दिक आभार है। कर्नाटक की जनता को हम सिर से नमन करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पे अपना विश्वास जताया है, और जिस तरह की उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही नतीजे आ रहे हैं। और अभी ये लीड देखिए, अभी ये जैसे जैसे अंतिम पड़ाव आएगा, अभी और ये लीड प्रचंड बहुमत के तरफ बढ़ेगी, और कांग्रेस की जो ये बहुमत की सरकार जो कर्नाटक की जनता ने बनाई है, उनको जिस आशा से उन्होंने सरकार को ये गठन करने के लिए कांग्रेस को अवसर दिया है,
उसमें उनको निराशा नहीं होगी। ये जो डबल इंजन की सरकार, जो पहले ट्रबल इंजन कर्नाटक के लिए क्रिएट हो गई थी, उस ट्रबल से सबसे मुक्ति दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। यह जनता को पूरी आशा है, पूरा विश्वास है, और कांग्रेस की सरकार उसको करके दिखाएगी। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको एक आध दिन में सबको पता चल जाएगा। निश्चित तौर पे सबको जिज्ञासा है, हमें भी जिज्ञासा है, क्योंकि कांग्रेस के एक एक जो विधायक जिन करके आए हैं, सब लोग नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। तमाम सीनियर लीडर जिन करके आए हैं, और सब लोग चाहते हैं कि जिससे लगाव होगा कि वो नेता हमारा मुख्यमंत्री बन के आए। लेकिन मुख्यमंत्री एक ही बनेगा, और बिना किसी कंट्रोवर्सी के आपके सामने सब लोग एकजुट होकर के दिखेंगे। खड़गे जी कर्नाटक से आते हैं, एक कर्नाटक की धरती से आते हैं, जबकि खड़गे जी का भी नाम कहीं ना कहीं चलाया गया था, और उन्होंने आज खुद बोल दिया है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जो व्यक्ति, जो नेता जमीन से उठ करके कांग्रेस के एआईसीसी के अध्यक्ष पद पर बैठे हो और कर्नाटक की धरती से आते हो, और कर्नाटक की जनता ने उनको देख करके भी अपना विश्वास व्यक्त किया है, तो आज वो बैठ करके जब सारी चीजें निर्णय हो जाएंगी, तो मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ कोई सीटों को लेकर के लड़ाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आज राहुल गांधी जी को देखते हैं, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी को देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की सीट को लिए त्याग कर दिया, प्रधानमंत्री की सीट के पीछे भागे नहीं। तो इसलिए हमारे लिए मुख्यमंत्री या मंत्री की सीट के लिए कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। सब लोग उनको देख करके उनसे कहीं ना कहीं आशा रखते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत देर से खेमचंद शर्मा जी के पास नहीं गए। वो सोच रहे होंगे कि आज कांग्रेस की जीत है तो सिर्फ कांग्रेस से ही सवाल जवाब और वरिष्ठ पत्रकारों से ही सवाल जवाब हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी, आप लोग कह रहे थे कि जो 38 साल पुराना ट्रेंड है सत्ता बदलने का, वो ट्रेंड इस बार टूट जाएगा, लेकिन वो ट्रेंड बरकरार है क्या? जेपी नड्डा आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, चुनावी सभा करते हैं, बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे, छाप नहीं छोड़ पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, मेहनत की, और हम लोग नहीं सफल हुए। इसका हम एनालाइजिंग करेंगे, हम विचार करेंगे क्या, कहाँ, कैसे कमी रह गई, और उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस में कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी पदों के लिए खींचतान नहीं है। तो ये राजस्थान में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग, आपकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, सत्ता एक आइडियोलॉजी है, पावर एक आइडियोलॉजी है, पावर और सत्ता। मुझे लगता है अपनी पार्टी की थोड़ा चिंता कर लें तो बेहतर हो। हर जगह वहाँ पे अपनी पार्टी की चिंता करने के लिए कांग्रेस सक्षम है। खेमचंद जी, पार्टी की चिंता है, और पार्टी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपको अपनी पार्टी से ज्यादा हमारी पार्टी की चिंता है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप बीजेपी की तरफ देखिए। किया है वो कमेंट इसलिए किया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी पार्टी पे कटाक्ष हो रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं, और हमारे यहाँ पे क्लियर सीएम कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है, अभी तो पता चलेगा किस तरीके से। वो सत्ता तो मिल गई, क्योंकि वो एक बाई डिफॉल्ट कह सकते हैं कि पेड़ से फल गिरना था और आपकी झोली में गिर गया, और वहाँ पे लगता है बाय डिफॉल्ट जीत मिली है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अनुज जी आपका बोलना बनता है। देखिए, बाय डिफॉल्ट वाली बात खेमचंद जी को मैं कहना चाहूंगा। खेमचंद जी, जो वर्तमान की आपकी सरकार जो चल रही थी कर्नाटक में, क्या ये बाय डिफॉल्ट बनी थी? पिछले चुनाव में कांग्रेस को मैंडेट दिया था, कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी, और आपने अपने धन्ना प्रमुखों के बल से, अपने जो रिवेंज टेकिंग एजेंसीज है उनके दम से, राजभवन के मत से एक चुनी हुई सरकार को गिरा करके येदियुरप्पा जी को सीएम बनाया, और एक ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को सीएम बनाया जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में आपको खुद ही हटाना पड़ा, और ये भ्रष्टाचार की सरकार आपकी जनता ने हटा दी। आप पिछली बार भी नहीं जीते थे, आप पिछली बार भी बाय डिफॉल्ट नहीं जीते थे, आप बाय हुक और क्रुक जीते थे, और इस बार भी कोई डिफॉल्ट नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस को जनता ने मैंडेट दिया था, और इस बार प्रचंड बहुमत दिया है। ठीक है, रत्नेश जी कुछ कह रहे थे जी, मैं रत्नेश जी के पास आऊंगी फिर। हाँ, फिर ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आऊंगी आपके पास। अभी खेमचंद शर्मा भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी अंदरूनी लड़ाई है, इन्हीं की पार्टी का विधायक एस येदियुरप्पा के परिवार को गाली देता है कर्नाटका में, उनके परिवार के लोगों को हरास करने की बात करता है, एस येदियुरप्पा के ऊपर इन्हीं की पार्टी का विधायक तमाम सारे एलिगेशंस लगाता है। लेकिन चूंकि भाजपा का नेता है तो वो क्या कहते हैं, उसे विद्रोह नहीं कहा जाएगा, उसे समाज सुधार कहा जाएगा। अगर ये कांग्रेस में होता तो वो विद्रोह था। इनकी पार्टी के मंत्री एक कोई गौड़ पाटिल करके हैं, एक चैनल पर मेरे साथ सुबह बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हम हारे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसने हमारी लोकल लीडरशिप को इग्नोर कर दिया, एस येदियुरप्पा जी को इग्नोर कर दिया, तमाम नेताओं को इग्नोर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो दम्भ था कि वो मोदी और अमित शाह और क्या कहते हैं जेपी नड्डा के दम पे चुनाव जीत लेंगे,
तो मैं एक लाइन कहूंगा कि कर्नाटक ने नड्डा जी, मोदी जी और अमित शाह जी का नाटक अब 5 साल के लिए बंद कर दिया है। इनका नाटक अब क्लोज हो चुका है और कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी जी की जो मेहनत है और वो राहुल गांधी जी ने जो मूलभूत मुद्दों पर राजनीति की, जो उन्होंने विकास की बात की, जो उन्होंने बेरोजगारों की बात की, जो उन्होंने प्रोफेशनल्स की बात की, जो उन्होंने महिलाओं की बात की और जो उन्होंने बेरोजगार लोगों की बात की, उससे कर्नाटक की जनता जुड़ी। और चूंकि राहुल गांधी जी शुरू से पहले दिन से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी एक अभी कोई राजनीतिक विश्लेषक महोदय वो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी जो है वो पोलराइजेशन करती है। तो मुझे लगता है कि फिर तो जय श्री राम का नारा भी कांग्रेस पार्टी ही देती है और फिर क्या कहते हैं जय बजरंग बली का नारा कांग्रेस पार्टी ही देती है और ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी देती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप सुन लीजिए, अरे भैया सुन तो लीजिए। पोलराइजेशन नहीं है वो, जय श्री राम बोलना पोलराइजेशन नहीं है। और आप राहुल गांधी की तुलना राम से कर रहे हैं, जिनके रोम रोम में रोम बसा हो, आप उनकी तुलना राम से कर रहे हैं। अरे पोलराइजेशन की बात नहीं करते। अपनी बारी आने बोलिए, मैं जय सिया राम बोलता हूँ, मैं जय सिया राम बोलता क्योंकि सनातन की वास्तविकता में जो है अगर पत्नी का नाम पति से हटा दिया जाए तो पति अपूर्ण हो जाता है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति सदैव अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर बोलने की बात करती है। तो आप तो भगवान राम को श्री राम बोल के कंजोर करने वाले हैं और हम और राहुल गांधी जी दोनों का नाम लेके साथ जय सिया राम बोल के इंदिरा गांधी जी के पति हो, चाहे वो और हिस्ट्री रही हो, कैसी बात के स्वरूप वाली शक्ति भगवान राम के साथ जोड़ देते हैं। हम तो भगवान राम के स्वरूप को मजबूत करते हैं क्योंकि बिना सीता मैया के राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक है। वैसे भी कांग्रेस ने पहले ही कहा था वो जीत जाती है तो अलग अलग जगहों पर हनुमान मंदिर बनवाएगी। अनुज जी ये जरूर कहेगी कि अब वो हनुमान मंदिर बनाने की तैयारी करना शुरू कर देंगे। हाँ। मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए अगर आपको लगता है कि बजरंग दल कर्नाटक में उग्र है तो क्या राजस्थान में उग्र नहीं है? राजस्थान में क्यों बैन नहीं करते? आपकी ये दोहरी रणनीति क्यों रहती है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू? आपको अगर बजरंग दल से प्रॉब्लम है तो बैन करो, राजस्थान में नहीं करोगे क्योंकि आपको पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है। कांग्रेस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, ये फैक्ट है। आप एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमेशा कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है अडानी चिल्लाते रहते हैं। अडानी को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में मिला हुआ है, तो आप किस दोहरी रणनीति की बात करते हो? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चलन में सुधार कर ले, बेरोजगारों की बात करना शुरू कर दे, युवाओं की बात करना शुरू कर दे, किसानों की बात करना शुरू कर दे, नहीं तो इससे भी भयंकर तरीके से लोकसभा का चुनाव हारेंगे। आपने किसानों की बात की, मैं 10 सेकंड और लूंगा, प्लीज 10 सेकंड और लूंगा। एक नंदिनी का बड़ा विषय बना था कर्नाटक में। नंदिनी कब बनी? नंदिनी बनी जब किसानों को मुफ्त में लोन मिलना शुरू हुआ। वो लोन देने का काम किसने किया? येदियुरप्पा की सरकार ने। अब क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कोई प्रॉमिस बताओ, आप ऐसा कोई कांग्रेस का एक एजेंडा बताओ जो आपको लगता है नेशनल लेवल पर है, जिस पे जनता वोट करेगी। और अश्विनी जी एक सवाल मेरा भी आपसे, एक सवाल, क्या यही वजह है येदियुरप्पा को दरकिनार करना, हार की वजह क्या लगता है? देखो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, मैं बार बार बोलता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की हार है कि उन्होंने इस चुनाव को नेशनल एजेंडे पर लड़ा, लोकल एजेंडे पे नहीं लड़ा, जो कि एक बड़ी हार है। सुन लेते, 1 बाय 1 बोलिए तो समझ में भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी के हार का मुख्य कारण है क्योंकि वो मानता हूँ वो हारे हैं, कांग्रेस जीती नहीं है। कांग्रेस का कोई एजेंडा आप जो बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, सुन लेते हैं पहले 1 बाय 1, आपके पास ही आऊंगी। कांग्रेस का ऐसा कोई भी इसमें पोल प्रॉमिस नहीं था जो वहां के पोल प्रॉमिस से जो डिमांड करता हो। रही बात नंदिनी की, नंदिनी एक लोकल सेगमेंट तक था, सिर्फ ओल्ड मैसूर तक था। तो भारतीय जनता पार्टी का हार का मुख्य कारण यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकल वहां के जो लोकल पॉलिटिक्स थी, लोकल जो जातिगत समीकरण थे, उनको इग्नोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने के जो चीफ मिनिस्टर छोड़ के गए, और आप देखो कांग्रेस का दोहरा चरित्र वहां भी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की बुराई करते हैं और उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। ये कैसा नीति संगत नियम है? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रॉब्लम है तो नीतियां कौन लेके आया होगा? कोई चीफ मिनिस्टर लाया होगा, उसको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप सोचो कांग्रेस ने दगे हुए कारतूसों के साथ भी ये चुनाव जीता है, तो कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता है। ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा बहुत सारे चुनाव जो है वो सिर्फ नेशनल इश्यूज पे नहीं होते हैं, लोकल इश्यूज पे भी होते हैं। ठीक है, हमने कांग्रेस की बात कर ली। हाँ ठीक है, बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। अब मैं आपको बता दूं, अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास वो मुद्दे नहीं है
जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़े। तो मैं आपको गिनाता हूं मुद्दे। पुरानी पेंशन स्कीम पूरा देश चाहता है। किसानों को जो खाद पर सब्सिडी दी जाती थी और जो क्या कहते हैं कृषि उपकरणों को खरीदने पर सब्सिडी दी जाती थी, पूरा देश चाहता है। जो एडहॉक बेसिस पे जो नौकरियों को खत्म करके, जो सरकारी नौकरियों को खत्म करके एडहॉक बेसिस पे लाया जा रहा है, उस पे युवाओं का, पूरे भारत के युवा उन पर परमानेंट नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 5 गारंटी में है, तो 5 गारंटी में रत्नेश जी है और अनुज जी बैठे कह तो रहे कि पहली कैबिनेट में इन सभी को पूरा किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे पास और भी मेहमान है। हाँ रत्नेश जी, और भी मेहमान है। पीयूष जी, ठीक है, तो काम और सुन लीजिए। हाँ, कम से कम पता तो रहे कि कांग्रेस के पास मुद्दे कौन है। दूसरी बात, किसानों को जिस तरह से कर्ज में डुबोकर इस सरकार ने रखा है, कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में अगर सरकार आएगी तो कांग्रेस का तो शुरू से मैनिफेस्टो करा कि कांग्रेस किसानों के कर्ज को माफ करके हम उनको सुदृढ़ बनाएंगे, उनके ऊपर जो इस सरकार ने कर्ज लाती है उनसे मुक्ति दिलाएंगे, किसानों को सशक्त बनाएंगे। किसानों का शोषण किया है इस सरकार ने, और ये इतने मैंने 4-5 मुद्दे गिना दिए। अब इसके बाद भी अगर चलिए, उम्मीद यही की जा रही है जो स्थिति कर्नाटक की है कांग्रेस बेहतर कर पाएगी। अगर अपनी पार्टी को कांग्रेस उबार लेगी, स्थिति ठीक रहेगी, तो हम यही उम्मीद करते हैं। पीयूष जी, बात अब जेडीएस की होगी, क्योंकि जिस तरह से जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आई, इस बार तो 19 सीट पर जेडीएस जो है वो आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है जेडीएस का चुनाव प्रचार, जेडीएस की भूमिका खुद कर्नाटक में ये पार्टी रही है और किस तरह से इसकी तैयारी रही, क्या आपको देखने को मिला जिसके बाद 19 सीटों पर जेडीएस? देखिए, जेडीएस का को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और ये नुकसान इसलिए भी ज्यादा है, ये क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी का बना रहना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ जो है राष्ट्रीय पार्टियां ही सब कब्जा कर लेंगी राज्यों पे भी, तो वो वहाँ की जनता के लिए मुनासिब नहीं होगा उनको, क्योंकि जो क्षेत्रीय पहचान है और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं। तो ये मुझे लगता है इस बार के चुनाव में जेडीएस को अच्छा खासा नुकसान, काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसका कारण भी है कि अगर आप देखिए कि उनका जो क्षेत्र रहा है, ओल्ड मैसूर का क्षेत्र रहा है, उसमें जो है, और वोकालिगा समाज से जेडीएस जो आती है पूरी तरीके से, चाहे देवगौड़ा जी हो, वो सब लोग हैं, तो वो उसने उसका शिफ्टिंग हुई है। डीके शिव कुमार ने काफी काम किया है उनके भी, और ये कहा भी गया कि इस बार जो है कि अगर आप वोट देते हैं कांग्रेस को तो एक वोकालिगा के चीफ मिनिस्टर बनने की चांसेस बढ़ेंगी। तो दूसरा, जेडीएस ने उस तरीके से चुनाव लड़ते हुए वो दिखाई नहीं दी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ रहे थे। देवगौड़ा जी एक बार जो है कि वो एक बार आए, उन्होंने अपने लोगों को काफी संबोधित, हाथ हिला के उन्होंने जो ये किया, लेकिन उसके अलावा कहीं जेडीएस उस तरीके से नहीं लड़ रही थी जिस तरह से उसे लड़ना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए भी स्टेक हाई थे, क्योंकि वो लगातार देखिए एक टाइम में 57 सीटें लेके वो आई थी और फिर उसकी जो है सीटें लगातार घट रही थी। लेकिन 2018 में भी हमने देखा मुख्यमंत्री थे, वो बने थे, उसके बाद जो हुआ उनके साथ बर्ताव जिस तरह से हुआ वो उनके अनुभव था। तो ये एक जो उनका जो एक स्टेक था, उनका प्राइड जो होता है, खासकर किसानों के मुद्दे। देखिए, ये सरकार जो है भाजपा की जो सरकार है, मुंबई की सरकार जो है 2022 में लैंड रिफॉर्म बिल लेके आई, जो घोर किसान विरोधी बिल है, जिसपे किसानों की जो क्राइसिस में किसान हैं उनकी जमीन को कॉर्पोरेट्स के टेक ओवर करने, खरीदने का हक दे दिया गया। ठीक, जो एमएसपी है वो नहीं दिया गया। तो काफी किसानों के विरोध में काम किया मुंबई सरकार ने, लेकिन जेडीएस है वो इसको इनकैश नहीं कर पाई, वो इस तरह कोई किसानों को लेके आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई और इसको वो काम नहीं कर पाई। मुझे लगता है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है। और बीजेपी ने भी कोशिश करी, खूब इंटेंसिवली कैंपेनिंग करी ओल्ड मैसूरू में, और जो है दलित वोट बैंक जो है वो भी खिसका है जेडीएस से। वो मुझे लगता है कांग्रेस में गया इसके, क्योंकि एक तो उनके जो अध्यक्ष हैं वो उसी समुदाय से आते हैं, और तो ये तमाम फैक्टर रहे जिसने जेडीएस को कमजोर किया। और अल्पसंख्यक समूह जो है वोट भी बता, मुसलमानों का वोट भी जो है वो शिफ्ट हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस ने ये वादा किया है कि आप बजरंग दल के खिलाफ जो है कि एक्शन लेंगे, और जो कांग्रेस ने दिखाया कि नफरत के खिलाफ जो है मोहब्बत की दुकान चलानी है, तो एक मुस्लिम वोटर जो है वो दूसरी पार्टी से जो है शिफ्ट किया कांग्रेस। ठीक है, वक्त की कमी है, छोटा छोटा कमेंट। अश्विनी जी, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इन दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि तमाम स्टेट्स में इन दोनों पार्टियों की अब तैयारियां और जबरदस्त होंगी,
कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लेकर क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के जो परिणाम आए हैं कर्नाटक के कांग्रेस के पक्ष में, इसका 2024 के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो मुद्दे थे वहां पर वो नेशनल मुद्दे नहीं थे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें 2024 में भारतीय जनता पार्टी लाएगी कर्नाटक में ही। ठीक है अनुज जी, आगे की स्ट्रेटेजी आपकी किस तरह की रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जो रणनीति हमारी कर्नाटक के चुनाव में थी, जो रणनीति हमारी हिमाचल के चुनाव में थी, वही रणनीति आगे के चुनाव में भी रहेगी। हमारी रणनीति केवल एक यह रहनी है कि जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जो जनता की समस्या है, उन पर ध्यान देना चाहिए। और जो क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, उन पे बात होनी चाहिए। गरीबी हटाने की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर करने की बात होनी चाहिए। वही हमारा और 2024 लोकसभा चुनाव, हार का विश्लेषण होगा, डिटेल में होगा, और 2024 की तैयारी हमारी ऑन है और हमको उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमें गरीबी हटाने पे बात करनी है, लेकिन गरीबी हटाने के लिए उन्होंने किया क्या? 65 साल राज किया, गरीबी तो हटी नहीं, आप हटा रहे हैं। ये लोन माफ की बात करते हैं, हमने 2,30,000 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान के माध्यम से किसान को दे दिया, हम सीधा दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, और उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। ठीक है, 2 लाख तक का। आखिरी कमेंट रत्नेश जी, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इन दोनों ही पार्टियों की क्या आगे की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक क्या कहते हैं पकड़ थी जमीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं उखड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अन्य युवाओं में और किसानों में रोष बढ़ रहा है। इनको अगर एक क्षेत्र में जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, अगर वहां पे जाके ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की बहुत जरूरी है, यहाँ पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ इस चर्चा में आप लोग मौजूद रहे और अपने विचार आपने साझा किया है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत, जिसपे गदगद नजर आ रही है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो इसमें भी कांग्रेस पार्टी समेत सभी को आगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारी करनी होगी। चलिए, इसी के साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।